So now we'll start the deputy speaker. See, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का क्या है कि डेप्यूटी स्पीकर 11th लोकसभा के बाद में ये एक पार्टीज के बीच में कंसेंसस बन गया कि स्पीकर जो होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा और डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट होगी वो अपोजिशन पार्टी से होगी। ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इलेक्टेड होता है आफ्टर द इलेक्शंस। डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो इलेक्टेड होता है आफ्टर द इलेक्शंस। ठीक है, आफ्टर द इलेक्शंस स्पीकर हैज टेकन प्लेस एंड इट इज आल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम द अमंग द मेंबर। जैसे लोकसभा स्पीकर को चुनते हैं वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर को चुनते हैं। ठीक है, बाकी इनकी डेट की जो इलेक्शन की डेट कब होगी वो फिक्स करते हैं स्पीकर। ठीक है, एंड वेन एवर द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर फॉल्स वैकेंट द लोकसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अभी कोई डेप्यूटी स्पीकर की कोई पोस्ट है नहीं इंडिया में करंटली। ठीक है, फिर 3 केसेस के अंदर ये रिजाइन करता है क्योंकि मेंबर होता है लोकसभा का, तो अगर इसकी मेंबरशिप चली जाती है तो ऑटोमेटिक चले जाएगा, या वो रिजाइन करके लोकसभा स्पीकर को दे दे या उसको रिमूव किया जाए रिजोल्यूशन बाय द लोकसभा। तो इस केसेस में भी इसकी जो है ऑफिस जो है वो वेकेट हो जाएगा। फिर डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो रिमूव होता है रिजोल्यूशन बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर लोकसभा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, लेकिन उसको उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्पीकर जो स्पीकर होता है, जैसे स्पीकर के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, ऐसे ही डेप्यूटी स्पीकर को अगर रिमूव करना है तो डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी जो है वो मेजॉरिटी चाहिए। सबमिशन ऑफ द रेजिग्नेशन, ये रेजिग्नेशन किसको देगा? स्पीकर सबमिट करता है रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को ऑफ द लोकसभा, और डेप्यूटी स्पीकर जो सबमिट करेगा अगर कल को रेजिग्नेशन देता है तो वो लोकसभा को। तो दिस इज वाइस वर्सा। फिर दूसरी बात, जब भी अगर स्पीकर जो है वो वेकेंट है या स्पीकर एब्सेंट है किसी दिन पार्लियामेंट के अंदर, तो उसकी जगह डेप्यूटी स्पीकर जो है वो जो सीट को है अज्यूम करता है, और सारे सेम पावर्स एंड प्रिविलेजेस जो होते हैं वो डेप्यूटी स्पीकर जब चेयर पे बैठता है तो सारे पावर्स एंड प्रिविलेज जो होते हैं उसके पास स्पीकर वाले होते हैं। He also presides over the joint sitting under Article 100 both House of the Parliament in case Speaker is absent। अगर मान लीजिए स्पीकर एब्सेंट है और डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन है पार्लियामेंट में, तो जब जॉइंट सिटिंग होगी तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस के अंदर डेप्यूटी स्पीकर जो है वो हाउस को जो है वो प्रिसाइड करता है। रिमेंबर दैट द डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द। डेप्यूटी स्पीकर सबऑर्डिनेट नहीं है लोकसभा स्पीकर के लिए, वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर है। ही ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर द हाउस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सेम वोटिंग वाला जो पैटर्न है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं, अगर रिजोल्यूशन उसके खिलाफ का है तब तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकता है, और इन केस कोई नॉर्मल रिजोल्यूशन है तब फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा। इन केस ऑफ वोटिंग जब टाई हो जाता है तब अपना वोट कास्ट करेगा। ठीक है, बाकी जो प्रिविलेजेस होते हैं, सारे प्रिविलेजेस जो स्पीकर के पास होते हैं सेम वही प्रिविलेजेस उनके पास भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है स्पीकर प्रोटम, आर्टिकल 95 में इसकी बात की गई है, प्रोटम स्पीकर। According to the Constitution, the Speaker of the last Lok Sabha vacate his office immediately before the first meeting of the newly elected Sabha. The Speaker pro tem institution facilitated the transition of institution old ones to the new elected. He also enables the House to elect the new Speaker, and therefore the President appoints the member of the Lok Sabha to the pro tem Speaker, usually the senior most member. कहने का ये मतलब है, ये बोलना चाह रहा है कि जब भी कोई, देखो लोकसभा स्पीकर की पोजीशन जो होती है, मैंने आपको कहा था जब पुरानी सरकार जब चली जाती है तो ऑन द स्पॉट जो है सीट वैकेंट नहीं करता है, तब तक रहती है जब तक फ्रेश सरकार नई चुन के नहीं आ जाती। तो जिस दिन फ्रेश सरकार चुन के लोकसभा के अंदर नई एमपीज आते हैं तब राष्ट्रपति क्या करता है, एक जितने भी मेंबर्स जो चुन के आए होते हैं उनमें से जो सबसे सीनियर मेंबर होता है उसको एक अपने ओथ दिलवाता है प्रोटम स्पीकर की, कि भाई ये जितने भी नए मेंबर चुन के आए आप इनको ओथ दिलवाओ, और फिर वही चुनाव करवाता है नए लोकसभा स्पीकर का। तो जैसे ही नया लोकसभा स्पीकर चुन जाता है और ये जितने भी एमपीज होते हैं सारे ओथ ले लेते हैं, उसके बाद वो ऑफिस जो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाता है, फिर नया स्पीकर आ जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इस दौरान का, इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर जो स्पीकर होता है उसको हम प्रोटम स्पीकर बोलते हैं, और इसकी ओथ जो होती है वो राष्ट्रपति दिलवाता है सबसे सीनियर मेंबर को। ठीक है,
ही प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ये प्रिसाइड करता है सिटिंग ऑफ द न्यूली लोकसभा। और मेन ओनर्स ऑफ द स्पीकर प्रोटेम इज टू एडमिनिस्ट्रेट ओथ्स टू द न्यू मेंबर्स, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। टेम्परेरी ऑफिस होता है ये, जैसे नया स्पीकर रिज्यूम करता है अपना ऑफिस, ये ऑटोमेटिकली सीज हो जाता है, ठीक है। और जो स्पीकर के पास पावर होती है, प्रोटेम स्पीकर के पास भी वही सेम पावर होती है जब तक वो ओथ चलती है, या जब तक वो जो फर्स्ट सिटिंग होती है उस टाइम पे प्रोटेम स्पीकर के पास भी सारी सेम वही पावर होती है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा। रूल ऑफ लोकसभा, द स्पीकर नॉमिनेट अमंग द मेंबर्स पैनल नॉट मोर देन द 10 चेयरपर्सन एंड एनी ऑफ देम प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस नॉट इन द केस ऑफ वैकेंसी, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, ही हैज एंडोड द सेम पावर ऑफ द स्पीकर प्रिसाइडिंग, ही होल्ड ऑफिस अंटिल न्यू पैनल ऑफ द चेयरपर्सन नॉमिनेटेड, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि जब लोकसभा और राज्यसभा चल रही होती है तो उसमें लोकसभा स्पीकर क्या करता है या राज्यसभा स्पीकर के चेयरमैन क्या करते हैं, वो 5-10 लोगों को अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज एक पैनल बना लेते हैं। कि जब भी आपने कभी देखा होगा कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते हैं या रेस्ट करने चले जाते हैं, तो दूसरा कोई कैंडिडेट आ जाता है उस स्पीकर की पोस्ट के ऊपर, तो वो सारे मेंबर जो होते हैं वो पैनल के मेंबर होते हैं कि जब भी अगर लोकसभा स्पीकर सीट पे नहीं रहेगा तो ये जो 10 नाम होंगे इनमें से एक जो कैंडिडेट होगा वो लोकसभा स्पीकर की चेयर पे बैठ के हाउस को प्रिसाइड करेगा। सेम ऐसे ही राज्यसभा में होता है, लोकसभा में सेम ऐसा ही पैनल्स का मेंबर्स का पैनल होता है, ऐसे ही राज्यसभा में मेंबर्स का एक पैनल होता है, ठीक है। जैसे ही वेकेट होता है, जैसे ही एब्सेंट होते हैं वो, इन मेंबर्स में से कोई आके सीट के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत ही होता है। फिर उसके बाद में डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ अमंग इट्स मेंबर, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है वो तो होता है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो वो तो मेंबर नहीं होता है, लेकिन जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, जैसे लोकसभा स्पीकर जो होता है वो मेंबर होता है लोकसभा का, वैसे ही जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का एक मेंबर होता है वेन एवर। और सेम उसका वही काम होता है जो कि चेयरमैन का पावर होती है, जब वो चेयर पे बैठता है तो जो राज्यसभा का जो चेयरमैन के पास जो पावर होती है, सेम वही पावर जो है डेप्यूटी चेयरमैन के पास होती है, ठीक है, एज इट इज, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। द डेप्यूटी चेयरमैन वेकेट्स हिज ऑफिस इन द 3 केसेस, जब वो मेंबर राज्यसभा का नहीं रहे या रिजाइन करके दे दे चेयरमैन को, इफ ही रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन, ठीक है। और रिमूव जो रिजोल्यूशन होगा दैट शुड बी फ्रॉम द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और वो भी सेम वही सारी चीजें हैं, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगा, उसके बाद में ही आप जो है रेजिग्नेशन होगा। अच्छा, रेजिग्नेशन सबमिट किसको करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो चेयरमैन राज्यसभा को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को करेगा, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और अगर इनको कल को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर मान लो रेजिग्नेशन सबमिट करना होता है तो वो किसको करेगा? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है। रिमेंबर, डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन, मतलब जैसे डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो सबऑर्डिनेट नहीं होता है किसका? स्पीकर का, ऐसे ही जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो चेयरमैन का सबऑर्डिनेट नहीं होता है, उसके पास भी सेम इक्विवेलेंट पावर होती है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द राज्यसभा, ठीक है। Same, he can speak in the house, participate in its proceeding, voting on any question before the house। और जो डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो भी presides over the house, he can only exercise casting vote, cannot vote in the first instance। मतलब जब वोट टाई हो जाते हैं तब उस केस में ये वोट कर सकता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता जब नॉर्मल लेजिस्लेचर की कोई बिल्स हो। लेकिन जब उसके रिमूवल का बिल आ जाता है तो उस केस में, क्योंकि वो सीट के ऊपर प्रिसाइड नहीं करता, तो वैसे केस के अंदर वो फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर वोट कर सकता है, ये याद रखना है। बाकी सैलरीज और अलाउंस होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन के, फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट होते हैं, और वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। वही सेम पैनल जैसा लोकसभा में होता है एज इट इज राज्यसभा के अंदर भी सेम वैसे ही पैनल होते हैं। द चेयरपर्सन नॉमिनेट अमंग द मेंबर्स पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस
जब जो है एब्सेंस होता है डेप्यूटी चेयरमैन का, ही इज एंडाउड विद द सेम पावर एज द चेयरपर्सन व्हेन प्रिसाइडिंग। इन जो मेंबर्स हैं इनके पास भी सेम पावर होगी जब ये हाउस को प्रिसाइड कर रहे होंगे। ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। व्हेन अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, एनी अदर पर्सन डिटरमाइंड बाय द हाउस एक्ट एज द चेयरपर्सन। मान लो इन 5 या 10 जो इन लोगों को सेलेक्ट किया है वो भी हाउस में नहीं हो, तो फिर पार्लियामेंट जो है वो जो हाउस है वो तय करेगा कि किसको जो बनाना है। ठीक है, इन द केस ऑफ वैकेंसी चेयरपर्सन ड्यूटीज आर टू बी परफॉर्म्ड बाय सच मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट कर सकता है। फिर सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट है 98 की, भाई किस तरह से पार्लियामेंट काम करता है। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उनके पास एक अलग से सेक्रेटरीट है। लोकसभा के पास लोकसभा सेक्रेटरीट है, राज्यसभा के पास राज्यसभा की सेक्रेटरीट है, और ये जो सेक्रेटरीट होती है ये हेडेड बाय होती है सेक्रेटरी जनरल, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, एंड ही इज अ परमानेंट ऑफिसर एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, अगर लोकसभा के केस में बात कर रहे हो तो लोकसभा स्पीकर इसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, और अगर राज्यसभा के केस में बात है तो जो है वाइस चेयरपर्सन जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि जो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा है वो इसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब लीडर्स इन द हाउस, लीडर्स इन द हाउस की बात करेंगे। लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लीडर्स इन द पार्लियामेंट, लीडर्स ऑफ द हाउस। द लीडर ऑफ द हाउस इज आइदर in either house is an important functionary and exercise the direct influence on the conduct of the business। ये बहुत ही बड़ा रोल होता है इसका, और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है जो डेली अफेयर्स के बिजनेस होते हैं। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट अ डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस। ऑफिसेज ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ द हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ अपोजिशन का कहीं मेंशन नहीं है, ये रूल्स ऑफ द हाउस जो है उसके अंदर मेंशन्ड है। अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा द लीडर ऑफ द हाउस मीन्स द प्राइम मिनिस्टर। जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लोकसभा के केस में लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होता है। इफ ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा और अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा भी हो सकता है जो लीडर ऑफ द हाउस है प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट कर दे कि लोकसभा के लिए ये लीडर ऑफ द हाउस है, राज्यसभा के लिए ये लीडर ऑफ द हाउस है। ये एक्ट एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस, और जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वही स्पोक्स पर्सन होता है उस पूरे हाउस का। ही मेंटेन्स एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन द ऑल सेक्शंस ऑफ द फैसिलिटेट हार्मोनियस डिबेट। यही कोऑर्डिनेट करता है सारी डिबेट को। ठीक है, ही इज कंसल्टेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस। और हर चीज में प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसी को पूछता है, कोई अरेंजमेंट होता है गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड। इन द राज्यसभा देयर इज ऑल्सो ए लीडर ऑफ द हाउस। ही इज द मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन। राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो या तो प्राइम मिनिस्टर होगा अगर राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर, इन केस लोकसभा या राज्यसभा में जरूरी नहीं है, दोनों में मिनिस्टर भी हो सकता है। और उस मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? उस मिनिस्टर को अपॉइंट करता है पीएम। पीएम चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है एज अ लीडर ऑफ द हाउस। फिर इन द यूएस कांग्रेस द लीडर ऑफ द हाउस इज नोन एज द मेजॉरिटी लीडर। फिर आपने बहुत बार सुना होगा कि ये विप इशू कर दी, विप इशू कर दी, हमारे पार्टी ने विप जारी कर दी। ये विप का मतलब क्या होता है? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विप। विप का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द विप इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो विप होता है वो बेस्ड होता है कन्वेंशनल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इट इज फाउंड मेंशन नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउस नॉर इन अ पार्लियामेंट्री स्टैच्यू। मतलब ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, ना ये रूल्स ऑफ द हाउस में कहीं लिखा हुआ है, ना किसी पार्लियामेंट्री के स्टैच्यूटरी में लिखा हुआ है। ये एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर रूलिंग और अपोजिशन उनके पास एक अपना विप होता है इन द पार्लियामेंट, और ही इज अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू सर्व एज असिस्ट द फ्लोर लीडर। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक विप लीडर बनाती है जब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेस में, ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सिस्टम को कैसे चलाना है, कौन आज सवाल पूछेगा, आज कौन सी चीज़ करना है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है एक विप लीडर बनाती है, और वही विप लीडर की डायरेक्शन में या गाइडेंस में
उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को जो है वो परफॉर्म करना होता है या फंक्शन करना होता है। ठीक है, ही असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करता है। इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स, ठीक है, वो इंश्योर करता है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी के कितने लोग जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सिक्योर देयर सपोर्ट इन द फेवर एंड अगेंस्ट द पर्टिकुलर इशू, अगर अपोजिशन में है तो वो ये मेक श्योर करेगा कि आज सरकार का विरोध करना है तो इतनी मेंबर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सबको इसको अपोज करना है। अगर रूलिंग पार्टी में है तो वो ये कहेगा कि जो है सबको आज आना है, प्रेजेंट रहना है वोटिंग में, ठीक है, और जो है सरकार का जो है समर्थन करना है। वो रेगुलेट करता है, मॉनिटर देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट, जो बाकी सारे उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं। विप लीडर क्या करता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के जितने भी मेंबर होते हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, और फिर जो है पार्टी हाईकमान को आगे इन्फॉर्म करता है। डिसिप्लिनरी एक्शन भी जो है जो विप लीडर होता है वो अपने मेंबर्स के खिलाफ ले सकता है। फिर होता है, अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से सेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, समनिंग अंडर आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर। प्रेसिडेंट क्या करता है, आर्टिकल 85 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो टाइम टू टाइम समन करता रहता है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की ये लोग मिलते रहें। द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट मोर देन द 6 मंथ्स। मतलब मिल कितने भी बार सकते हैं लेकिन साल में एटलीस्ट 2 बार पार्लियामेंट में सेशंस होने पड़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा में जो है, और जो मैक्सिमम गैप होगा 2 सेशंस के बीच में वो 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होता है या होना चाहिए। देर आर यूजुअली 3 सेशंस इन ए ईयर। बजट सेशन जो अभी चल रहा है वो फरवरी टू मई चलेगा, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सेशन। ठीक है, मॉनसून सेशन होता है जुलाई टू सितंबर चलता है। ठीक है, विंटर सेशन चलता है नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, ये 3 सेशन चलते हैं। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन ऑफ द केस ऑफ द लोकसभा, जो पहली सिटिंग और जब हाउस प्रोरोगेट हो जाता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है। रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब पीरियड जो द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड रीअसेंबली, जो प्रोरोगेशन जब हाउस प्रोरोगेट हो जाता है और जब दोबारा नया सेशन मिलता है उस टाइम के बीच का जो गैप होता है या जो छुट्टी होती है उसको हम बोलते हैं रेसेस। ठीक है, फिर उसके बाद एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्किंग ऑफ ए सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। जैसे जब कभी कभी अपन बोलते हैं हाउस इज एडजेंट फॉर ए डे, तो जब हाउस को एडजेंट फॉर ए डे का मतलब होता है जब हाउस को आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर देता है, उसके कामकाज को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब सस्पेंड कर देता है तो उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट। ईच मीटिंग ऑफ अ डे कंसिस्ट द 2 सिटिंग्स, मॉर्निंग सिटिंग और पोस्ट लंच सिटिंग। ठीक है, एक तो मॉर्निंग सिटिंग होती है और एक पोस्ट लंच सिटिंग होता है। ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड एडजॉर्नमेंट सिन डाई। एडजॉर्नमेंट सिन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल तक के लिए एडजॉर्नमेंट कर दिया, और प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो दिस इज द मीन्स ऑफ प्रोरोगेशन। जो एडजॉर्नमेंट होता है, एडजॉर्नमेंट कितने भी घंटे के लिए हो सकता है। हाउस इज एडजॉर्न फॉर टिल 2 o'clock, हाउस इज एडजॉर्न फॉर अ मंडे, हाउस इज एडजॉर्न फॉर द 15th of this March, 15th of April, 15th of Feb। तो वो कितने भी घंटे के लिए हो सकता है, कितने भी दिनों के लिए हो सकता है, कितने भी वीक के लिए हो सकता है सस्पेंड जो कामकाज होता है। ठीक है, सेंडाई का मतलब होता है जब ये बोल दिया जाता है दैट हाउस इज एडजॉर्न। सेंडाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, जब दोबारा खुलेगा तो उससे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब होता है एडजॉर्नमेंट सेंडाई। फिर ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं इंडेफिनिट पीरियड के लिए। फिर प्रोरोगेशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। इन ब्रिटेन द प्रोरोगेशन brings to an end all bills and other business pending before the house। प्रोरोगेशन का मतलब होता है जितने भी बिल, अगर हाउस प्रोरोगेट हो गया तो जितने भी पेंडिंग बिल्स थे हाउस के अंदर, वो सारे पेंडिंग जो बिल्स थे वो ऑटोमेटिकली जो है वो कोलैप्स हो जाते थे। ठीक है, द प्रेसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द हाउस एडजॉर्नमेंट सिन डाई when the business of a session is completed। जब कोई, जैसे मान लीजिए विंटर सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है या कोई भी सेशन चल रहा है, तो जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट सिन डाई।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज द प्रेसिडेंट इश्यूज ए नोटिफिकेशन फॉर द prorogation of the session. However, the president can also prorogue the house while in the session. ठीक है, उसको हाउस को जो है प्रेसिडेंट जब सेशन चल रहा होता है, नॉर्मली जब हाउस के सारे सेशंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद प्रोरोगेट होता है या खत्म कर देते हैं सेशन को कि भाई इसके बाद अब कब होगा पता नहीं है, सिंडाई। लेकिन नॉर्मल कुछ केसेस में, पर्टिकुलर केसेस में ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो जब सेशन कंटिन्यूअस होता है उस टाइम पे भी उसको प्रोग्यू कर सकते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन, राज्यसभा तो खैर एक परमानेंट हाउस होता है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लोकसभा इज द ओनली सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो लोकसभा क्या होता है, जब डिसोल्यूशन अनलाइक प्रोरोगेशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, a new house is constituted after general elections are held, the dissolution of the Lok Sabha may take place in the either of the two ways. कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि हाउस को उसके टाइम पीरियड से पहले 5 साल से पहले जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। और जब हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब एंटायर कैबिनेट रिजाइन कर देती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मतलब एंटायर कैबिनेट का रेजिग्नेशन हो जाता है। फिर जो है देश जो है वो दोबारा चुनाव के अंदर जाता है, फिर दोबारा नई पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन में जीत के आएगी, फिर नया सेशन स्टार्ट होता है। तो हाउस डिसॉल्व का मतलब होता है दोबारा से री इलेक्शन होगा। ठीक है, अब डिसोल्यूशन इज अनलाइक ए प्रोरोगेशन, क्योंकि डिसोल्यूशन जो होता है दैट एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। प्रोरोगेशन का मतलब तो मे भी हो सकता है कि टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको खत्म किया है हाउस को कि भाई 6 महीने के बाद मिलेंगे, 1 साल के बाद मिलेंगे। लेकिन हाउस डिसॉल्व का मतलब तो होता है कंप्लीटली रिमूव्ड, नए इलेक्शंस होंगे दोबारा से। ठीक है, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर 5 ईयर्स, ये ऑलरेडी बचा चुका हूं। फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है डिसॉल्व को। ठीक है, और एक बार डिसोल्यूशन अगर हो जाए तो जितना जो हाउस होता है वो इररिवोकेबल होता है। अगर एक बार प्रेसिडेंट ने जो है मतलब उसको अप्रूव कर दिया डिसोल्यूशन को, फिर उसके बाद दैट इज नॉट इररिवोकेबल। ठीक है, दूसरी बात, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल्स, जैसे ही हाउस डिसॉल्व हो जाएगा जितने भी बिजनेस इंक्लूडिंग दो बिल्स, मोशंस, रिजोल्यूशंस, नोटिस, पेटिशंस, सो ऑन पेंडिंग बिफोर इट कमिटीज लैप्सेस। अगर हाउस डिसॉल्व होने की बात कर रहे हैं, प्रोरोगेशन का अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हाउस डिसॉल्व होगा यानी कि जो लोकसभा होगी वो भंग हो जाएगी, उस टाइम पे उस हाउस के अंदर जितने भी बिल्स जो होंगे या मोशंस होंगे या रिजोल्यूशंस जितने भी होंगे या नोटिस होंगे या जितनी भी पेटिशंस होंगी या कमिटीज के जो रिपोर्ट, वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो पेंडिंग होगी वो कोलैप्स हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है, हाउएवर some pending bills and all pending assurance that are to be examined by the committee on the government assurance do not lapse. कुछ ऐसी कंडीशंस में बिल्स होते हैं जो कि लैप्स नहीं होते, वो आगे हम देखेंगे। अब ये पोजीशंस है विद रेस्पेक्ट टू कि बिल कौन सी कंडीशन में लैप्स होगा, कौन सी कंडीशन में लैप्स नहीं होगा, ये उसके रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें। तो बिल जो है वो लैप्स कब कब होगा, खत्म कब हो जाएगा। इफ द बिल्स पेंडिंग इन द लोकसभा वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा, बिल्स पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, नोट ए बिल ओरिजिनेटिंग लोकसभा लैप्सेस। कहने का ये मतलब है कौन कौन से बिल लैप्स हो जाएंगे। अगर कोई बिल है वो लोकसभा में पेंडिंग है, भले ही वो राज्यसभा से पास होके आया हुआ हो, वो बिल लैप्स। अगर कोई बिल है वो पास हो गया लोकसभा से बट पेंडिंग है राज्यसभा में, तब भी वो बिल कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, बिल लैप्स कौन सी कंडीशन में नहीं होता है, बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेज। अगर कोई बिल आया तो था लेकिन दोनों हाउस में पास नहीं हुआ ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ऐसे केस में जब कोई बिल दोनों हाउस में आया नहीं हो, जो कि क्योंकि प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग के लिए बोल दिया हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो बिल जो होगा वो दोबारा से उसको रीइंट्रोड्यूस कर सकती है चाहे, तो वो लैप्स नहीं होता है।
बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, अगर कोई बिल है पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, मान लो कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है राज्यसभा से, वो पेंडिंग है राज्यसभा में, लोकसभा से पास ही नहीं हुआ है, तब ऐसे केस में भी बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। बिल पास्ड बाय बोथ हाउस, अगर बिल दोनों हाउस से पास कर दिया गया है बट पेंडिंग फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दोनों हाउस से पास कर दिया है और राष्ट्रपति के जो है परमिशन का इंतजार कर रहा है, तो वैसे केस में भी बिल जो है वो कोलैप्स नहीं होगा या लैप्स नहीं होगा। बिल पास्ड बाय द बोथ हाउस, अगर बिल दोनों हाउस से पास किया लेकिन रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट ने फॉर द रिकंसिडरेशन, तो वैसी केसेस के अंदर भी बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि रिकंसिडरेशन अगर हो गया तब तो फिर जो नई लोकसभा या राज्यसभा चुन के आए होंगे वो दोबारा कंसिडर करेंगे उस चीज को। तो ठीक है, ये सारी दो कंडीशंस थी सिर्फ कि ऐसे कंडीशंस में बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, और ये चार कंडीशंस ऐसी हैं जब इस कंडीशन में बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। इसको मैं साइड हट जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज इट इज, इसको जो है आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये आपको याद रह जाएंगी ये चार सिचुएशन नीचे वाली और दो सिचुएशंस ऊपर वाली, आई एम गारंटिंग यू दैट इफ a question which is relating to the position with respect to bills, that whether it will lapse or not, I assure you that you'll able to solve that question. फिर प्रेसिडेंट एड्रेस, समन, प्रोग्यू, डिसोल्यूशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट सिंडाई, कोरम। अब कोरम से स्टार्ट करते हैं। कोरम एक मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर होता है रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस। लोकसभा में ये नंबर जो होता है ये टोटल 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होता है। लोकसभा में ये स्ट्रेंथ है 55 और राज्यसभा में है ये 25। मतलब लोकसभा में अगर 55 मेंबर से कम है, 55 मेंबर से अगर लोकसभा में कम है तो लोकसभा का हाउस जो है वो नहीं चलेगा, जो बिजनेस है, बिजनेस ऑफ द डे होगा वो फंक्शन नहीं होगा। और राज्यसभा में अगर ये स्ट्रेंथ 25 से कम है तो जो है वो ये हाउस नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर आइदर टू एडजॉइन द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज नो कोरम। या तो जो स्पीकर होगा या लोकसभा के केस में जो स्पीकर होगा और राज्यसभा के केस के अंदर जो हमारे चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के, वो या तो हाउस को जो है वो सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, या फिर एडजेंट कर देंगे कि भाई या तो 1 घंटे 2 घंटे बाद दोबारा आना जब तक सारे मेंबर्स आ जाएं, या फिर हाउस को सस्पेंड कर देंगे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, ठीक है, कि भाई जब तक ये पूरी नंबर मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक हाउस नहीं चलेगा। ठीक है। लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है कि इट इज द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। ये लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा को आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा आर कॉल्ड लेम डक्स। जब लास्ट सेशन होता है, जब नई लोकसभा चुन के आ जाती है, तो जो आदमी दोबारा चुन के नहीं आते उनको लेम डक्स कहते हैं। तो जो आखिरी सेशन होता है, जब जैसे मान लीजिए अभी चुनाव होने वाले हैं मई के अंदर, तो जब मई के अंदर दोबारा सारे सांसद एक बार जाएंगे तो वो जो हार के गए सांसद उनको जो है लेम डक्स कहा जाएगा। और वो जो आखिरी सेशन होता है जो पुरानी सत्र का होता है उसको लेम डक सेशन कहा जाता है। फिर एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको जानना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले प्रोरोगेशन का मतलब समझते हैं। ये टर्मिनेट करता है बोथ सिटिंग को, सेशन को ऑफ द हाउस। जैसे मान लो आज कोई 10 बजे सिटिंग चल रहा है तो इसको पूरा कंप्लीट टर्मिनेट कर देगा। और मान लो विंटर सेशन को या बजट सेशन को या मॉनसून सेशन को या कोई भी सेशन हो, तीनों सेशंस में से उसको अगर राष्ट्रपति ने प्रोरोगेट कर दिया तो वो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद उस सेशन में दोबारा मीटिंग नहीं होगी, अगला नया ही सेशन होगा, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। ठीक है। जैसे मान लो बजट सेशन अभी चल रहा है और बजट सेशन में कुछ ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति उसको प्रोरोगेशन कर देता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद दोबारा बजट सेशन चालू होगा। बजट सेशन कंप्लीटली जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर बजट सेशन के बाद जब मॉनसून सेशन आएगा तभी दोबारा पार्लियामेंट बैठेगी। तो ये टर्मिनेट करता है सिटिंग और सेशन दोनों को। इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोरोगेट हाउस को कौन करता है? राष्ट्रपति। इट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और नॉर एनी पेंडिंग बिफोर द हाउस। ये कोई भी बिल जो होता है उसको अफेक्ट नहीं करता है जो भी हाउस के बिफोर में पेंडिंग है। हाउएवर ऑल पेंडिंग, जितने भी नोटिसेस जो पेंडिंग होते हैं
अदर देन दोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बिल्स लैप्सेस ऑन द प्रोरोगेशन, फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा। मतलब कोई नया इंट्रोडक्शन करना है बिल का, उस नोटिस को छोड़ के बाकी जितने भी पेंडिंग नोटिस होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोरोगेट हो जाते हैं। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है? इट ओनली टर्मिनेट द सिटिंग नॉट ए सेशन। ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर डे के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, या पर्टिकुलर वीक के लिए हाउस को एडजॉर्न कर सकता है, टर्मिनेट कर सकते हैं उसकी सिटिंग को। पूरा सेशन जो होता है वो टर्मिनेट नहीं होता है। इट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब लोकसभा के स्पीकर में एडजॉर्नमेंट को, लोकसभा के केस में लोकसभा स्पीकर करेगा एडजॉर्नमेंट, ठीक है। राज्यसभा के केस में जो राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा वो इसका एडजॉर्नमेंट करेगा, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स एनी अदर पेंडिंग बिफोर द हाउस एंड द सेम रिज्यूम्ड बिफोर द। ये ना तो कोई पेंडिंग बिल को या किसी पेंडिंग नोटिस को कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेम थिंग वापिस से स्टार्ट हो जाती है जैसे ही हाउस दोबारा रीऑर्डर में आ जाता है, ठीक है। फिर लैंग्वेजेस कौन कौन सी ली जाती है यूज में? कॉन्स्टिट्यूशनल ने डिक्लेयर कर रखा है कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है ट्रांजेक्शन हाउस में, पार्लियामेंट में। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक्ट है 1963 का अलाउ कर रखा है इंग्लिश को भी टू बी कंटिन्यूड अलॉन्ग विद द हिंदी विच वॉज सपोज टू एक्सपायर आफ्टर 15 ईयर्स। हिंदी और इंग्लिश जो है वो अभी दोनों भाषाएं जो हैं उनको ऑफिशियली लैंग्वेज मान के चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट की लैंग्वेज है तो जो कि हेल्प करती हैं ट्रांजेक्टिंग ए बिजनेस इन द हाउस। फिर है राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में। देखो मिनिस्टर्स के तो राइट होते ही होते हैं। अटॉर्नी जनरल के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो एक हाईएस्ट एडवोकेट होता है इंडिया का, जिसको मतलब अगर देसी भाषा में मैं आपको कहूँ सरकारी वकील होता है, सबसे बड़ा वकील, जो सरकार के द्वारा मतलब सरकार के खिलाफ कोई जब केस कर देता है या सरकार को रिप्रेजेंट करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर ही रिप्रेजेंट, ही इज द हाईएस्ट एडवोकेट ऑफ फॉर अ स्टेट आई मीन फॉर इंडिया। और जो राज्य के स्तर पे जो होता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो हर मिनिस्टर के पास और अटॉर्नी जनरल के पास जो है वो राइट होता है। अटॉर्नी जनरल के पास जो होता है वो पार्लियामेंट के अंदर सिटिंग के अंदर वो भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। जैसे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास वोटिंग का कोई राइट नहीं होता है। वो ज्वाइंट सिटिंग के अंदर भाग ले सकता है, किसी कमेटी के अंदर मेंबर भी बन सकता है, लेकिन वोटिंग जो है वो नहीं दे सकता। बाकी स्पीकर्स को तो राइट टू स्पीक, राइट टू टेक पार्ट प्रोसीडिंग होता ही है, सारा सब चीजें, ठीक है। अगर मान लो किसी ऐसे आदमी को मिनिस्टर बना भी दिया जो एमपी नहीं है लोकसभा से और राज्यसभा, तो वो उसको मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए। जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाएंगे उसको दोबारा इलेक्ट होकर आना पड़ेगा लोकसभा से या राज्यसभा से। अगर इनकेस वो ऐसा नहीं होता है तो वो उसका जो उसकी जो मिनिस्ट्रीशिप होगी वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइस क्या है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, हाउस जो है वो कैसे चलता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे जो अपोजिशन है वो क्या बोलते हैं इसको, रूलिंग पार्टी को कंट्रोल करती है। जैसे कि फर्स्ट जो होता है क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, ये पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर होता है हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का, बोथ हाउसेस में स्लॉटेड फॉर द क्वेश्चन आवर। रोज जो फर्स्ट आवर अलॉट होता है पार्लियामेंट की सिटिंग में उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। फॉर द क्वेश्चन दैट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट रेज अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री इज ऑब्लाइज्ड टू आंसर to the parliament either orally or in writing depending on the type of question raised. It was initially given by the Indian Council Act 1892 से लिया गया है। क्वेश्चन आवर का मतलब ये होता है कि रोज स्टार्टिंग में पार्लियामेंट में 1 घंटे क्वेश्चन आवर चलता है, जिसमें अपोजिशन के लोग मिनिस्टर से जो है या रूलिंग पार्टी के लोग मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या उसकी मिनिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सवाल जो वो पूछते हैं वो ओरल भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेड और अनस्टेड। स्टेड में मौखिक रूप से जवाब दे सकते हैं खड़े होके, ठीक है, सिंपल। और स्टेड के अंदर लिखित में जो है अगर वो आंसर मांगता है अपोजिशन वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आवर होता है। फिर ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर्स आस्क द क्वेश्चन, मिनिस्ट्री यूजुअली गिव्स आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आवर हो मे नॉट हेल्ड ऑन बजट। क्वेश्चन आवर कौन कौन से दिन नहीं होता, अगर जिस दिन बजट प्रेजेंट हो रहा है उस दिन नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द जॉइंट सिटिंग, जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं हो सकता। प्रोसीडिंग जब जॉइंट सिटिंग चल रही है लोकसभा राज्यसभा की तब नहीं होगा। ड्यूरिंग द सिटिंग्स ऑन हॉलीडे, अगर किसी दिन छुट्टी वाले दिन, हॉलीडे वाले दिन अगर
इमरजेंसी केस में पार्लियामेंट्री को बुलाया गया है, पार्लियामेंट को तब नहीं होगा व्हेन द पार्लियामेंट सिट्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, जब पार्लियामेंट एक एक्सटेंडेड पीरियड से ज्यादा बैठ जाती है उस तब भी नहीं होगा। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा होता है, जब राष्ट्रपति का भाषण चल रहा होता है तब जब राष्ट्रपति एड्रेस करता है ना हर सेशन को, फर्स्ट जब भी कोई नई इलेक्शन के बाद जब पहला सेशन होता है उसको भी करता है, हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको राष्ट्रपति एड्रेस करता है, तो वैसे केस में भी क्वेश्चन आर नहीं होता है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, जो लोकसभा का स्पीकर होता है या राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो क्वेश्चन आर को डिक्लाइन कर सकता है 3 चीजों पे। इफ इट ट्रेस पासेस द रूल्स ऑफ हाउस, अगर वो ट्रेस पास करता है रूल्स ऑफ द हाउस, अगर उस चीज को अलाउ नहीं कर रहे। इफ इट अमाउंट्स टू अब्यूज द राइट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इफ दैट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट, इफ इट इज आस्क्ड टू ऑब्स्ट्रक्ट द, अगर वो जानबूझ के अगर स्पीकर को जो है लीडर ऑफ जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन जानबूझ के प्रोसीडिंग्स में बाधा डालने के लिए पूछा जा रहा है, वैसे केसेस में भी नहीं कर सकते। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्टेड क्वेश्चन होते हैं ओरल आंसर, हेंस दे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, मतलब इसमें सिर्फ मौखिक रूप से आंसर देना होता है, तो इसमें अगर कोई अपोजिशन वाला खड़ा होकर एक क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन भी कंटिन्यूअस ऑन द स्पॉट पूछेगा तो वो अलाउड है, उसमें बता सकते हैं। स्टेड क्वेश्चन होते हैं रिटन आंसर्स, लेकिन यहां पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मंत्री को जवाब डिपार्टमेंट से तय करके लाने होते हैं, लिखित में आंसर टेबल करना होता है पार्लियामेंट पे, तो ऐसे केस के अंदर वो जो है क्वेश्चंस आप नहीं पूछते। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेड क्वेश्चन मौखिक, अनस्टेड का मतलब लिखित में देना पड़ता है, शॉर्ट नोटिस होते हैं, दिस क्वेश्चन इज ऑन दैट आस्क्ड गिवन टू ए नोटिस लेस देन द 10 days इट इज आंसर ओरेबली, मतलब पहले मिनिस्टर को 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, एक कि भाई शॉर्ट नोटिस 10 दिन पहले देना पड़ेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद में वो आंसर देगा ओरली, उसमें लिखित की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फिर उसके बाद में 0R होता है, 0R अनलाइक द क्वेश्चन आर इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये जो 0R है ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, ये एक इंडियन पार्लियामेंट का इनोवेशन है 1962 में इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंटरी प्रोसीजर। और जो द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा इज नोन एज 0R। 0R का मतलब होता है कि उसमें कभी भी 0R में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इट इज एन सरप्राइज एलिमेंट, ठीक है। जो क्वेश्चन आर होता है और जो एजेंडा ऑफ द डे होता है उसके बीच का जो गैप होता है उस गैप को बोलते हैं 0R जब सवाल पूछते हैं, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज द मैटर विदाउट प्रायर नोटिस। ये एक तरह से एक स्पेशल हथियार है पार्लियामेंटेरियंस के पास कि बिना प्रायर नोटिस के भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। 0R स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे इज टेकन। जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली जो है वो 0R स्टार्ट हो जाता है। फिर अब ये कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस हैं जो कि पार्लियामेंट्री चैप्टर के अंदर हैं एंड देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल या चीफ इलेक्शन। ये सबसे खतरनाक मोशन होता है, अगर ये किसी के खिलाफ जारी हो जाए इसका मतलब बहुत ही सीरियस कंसर्न है, मतलब इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन है। ये जब राष्ट्रपति को इम्पीच करना हो या इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करना हो या यूपीएससी चेयरमैन को इम्पीच करना हो, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट लोगों को इम्पीच करना हो, तब ऐसे केस में जो मोशन आता है उसको कहते हैं सब्सटेंसिव मोशन। एक होता है सब्सिडरी मोशन, ये एक मोशन होता है that by itself has no meaning, cannot state the decision of the house without reference to the original motion or proceeding। मतलब सब्सिडरी मोशन होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, cannot state the decision of the house, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल। ये जो ओरिजिनल मोशन होता है उसको बिना रेफरेंस दिए दैट मोशन इज कंटिन्यूड, दैट इज नोन एज सब्सिडरी मोशन। फिर एक होता है सब्स्टिट्यूट मोशन, it is a motion that is moved in a substitution of an original motion and propose an alternative to it। ये मोशन जो है वो मूव्ड होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल मोशन। मान लो कोई एक ओरिजिनल मोशन आया पार्लियामेंट के अंदर, कोई ना उस मोशन को हटा के अगर कोई सब्स्टिट्यूट देना चाहता है तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन, यानी कि एक प्रपोज करता है कोई नया अल्टरनेटिव। इफ अडॉप्टेड बाय द हाउस इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। जैसे ही अगर ओरिजिनल मोशन की जगह कोई अल्टरनेटिव मोशन लेके आता है उसको, जिसको सब्स्टिट्यूट मोशन बोलते हैं, और इसको हाउस अप्रूव कर देता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ये जो ओरिजिनल मोशन होता है ये जो है
वो खत्म हो जाता है। फिर ये जो सब्स्टिट्यूट मोशन है दैट विल स्टार्ट। क्लोजर मोशन है, ये मोशन मूव्ड बाय द मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन द मैटर ऑफ अबोव। मतलब मान लो कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही हो किसी चीज के लिए, ठीक है, और इसको इतनी ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अगर कोई मोशन को पास करवा दे कि भाई इसको कट शॉर्ट करो डिबेट को, इसको पास मान लिया जाएगा, तब ऐसे केस में इसको क्लोजर मोशन कहते हैं। फिर सिंपल क्लोजर, क्लोजरी कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर, गुलेटिन क्लोजर, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं चीजें। सिंपल क्लोजर का मतलब होता है इट इज वन वन मींस, ये क्लोजर मोशन होता है जब वन it is one when a member moves that the matter have been sufficiently discussed to be now put to vote। क्लोजर मोशन तब होता है कि जब किसी को यह लगे कि इस मैटर के ऊपर हमने एक अत्यधिक जो है मतलब एक जितनी जरूरत होनी चाहिए उतनी चर्चा कर ली है, और अब इसको वोट के लिए पुट अप करो कि इसको पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वैसे केस में सिंपल क्लोजर होता है। फिर एक होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। द क्लॉजेस ऑफ अ बिल लेंथी रिजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर कमिटमेंट ऑफ द डिबेट। द डिबेट कवर्स द पार्ट ऑफ अ होल एंड एंटायर पार्ट टू पुट टू वोट। मान लो कोई एक बड़ा सा बिल है, तो उसके 2-4 पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करके पूरा जो एंटायर बिल है उसके ऊपर जब वोट कि भाई इसको सारा पढ़ा हुआ मान लेना चाहिए, 3-4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया, और फिर ये कहा जाए कि भाई इसको एंटायर इसको मान लिया जाए और इसको जो है पुट कीजिए वोट के लिए, तो इसको क्लोज करिए इस मोशन को, दैट इज नोन एज क्लोजर कंपार्टमेंट। फिर एक होता है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर होता है ओनली इंपॉर्टेंट क्लोज आर टेकन अप फॉर द डिबेट एंड वोटिंग इन द इंटरवीनिंग क्लोज एंड स्किप्ड। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज होते हैं उन्हीं को वोटिंग के लिए रखा जाता है, और जो इंटरवीनिंग क्लॉजेज होते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है और उनको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई बिल है, उसके अंदर 10 में से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सिर्फ उनको पढ़ा जाएगा और बाकी 6 को ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा। लगभग ये सिमिलर जैसे ही है। फिर उसके बाद है गुलेटिन क्लोजर। इट इज वन व्हेन द अनडिस्क्लोज्ड, इट इज वन when the undiscussed clause of a bill or resolution are also put to vote along with the discussed one। सेम वही चीज है, जब कोई बिल है उसके अंदर कोई अनडिस्कस्ड पॉइंट है, उसको डिस्कस्ड पॉइंट के साथ मान लिया जाए और उसको वोट के लिए पुट कर दिया जाए, ठीक है, और उसको वोट के लिए जब पुट कर दिया जाए उसको बोलते हैं गुलेटिन क्लोजर, ठीक है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट मोशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मोशंस जो है वो, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे प्रिविलेज मोशन। इट इज कंसर्न्ड विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री। अगर कोई पार्लियामेंट का मिनिस्टर जो है, पार्लियामेंट के अंदर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है या कोई स्टेट मिनिस्टर है, वो जब कोई चीज को बहुत बड़ा ब्रीच कर दे तो उसके खिलाफ ये जो है वो मोशन आता है। इट इज मूव्ड बाय द मेंबर व्हेन ही फील्स द मिनिस्टर कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस, और एक से अधिक मेंबर का। अगर ये मोशन मूड होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ विदहोल्डिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे कि इस मिनिस्टर ने रॉन्ग फैक्ट्स दिए, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिए पार्लियामेंट पे, तो ये जो प्रिविलेज मोशन होता है ये सरकार के खिलाफ नहीं होता है। प्रिविलेज मोशन जो होता है वो एक पर्टिकुलरली कंसर्न्ड मिनिस्टर के खिलाफ होता है, ठीक है, उस मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराने के लिए होता है। फिर एक होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में बाय द मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू टेक, मतलब जब मिनिस्टर को ये बताना होता है कि आप इस मैटर को अर्जेंटली, पब्लिक इंपॉर्टेंट है ये, इसको सुनिए, इसको हियर करिए, तो उस मोशन को बोला जाता है कॉलिंग अटेंशन। जब आप मिनिस्टर की अटेंशन चाहते हैं कि कुछ और डिस्कस हो रहा है और आप ये कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आ गए कि साहब देश के अंदर इस वक्त इस चीज की ज्यादा चर्चा हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले एक बार आप इसके ऊपर चर्चा कर लीजिए, उस टाइप के मोशन को बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। फिर अडजॉर्नमेंट मोशन होता है। इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर ऑन द अर्जेंट। अडजॉर्नमेंट मोशन होता है कि ये इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट का अटेंशन ड्रॉ हो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर, और ये मोशन तभी माना जाएगा जब 50 मेंबर कम से कम एडमिट करें, इसको सपोर्ट करें। एंड इट इज रिगार्डेड एज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस एज इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस। इसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस माना जाता है क्योंकि ये जो नॉर्मल बिजनेस ऑफ द डे होता है उसको इंटरप्ट कर देता है। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये इन्वॉल्व होता है इसमें, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू यूज द एडजॉर्नमेंट मोशन। जो होता है वो राज्यसभा नहीं लेके आ सकती, सिर्फ लोकसभा उसको लेके आ सकती है। द डिस्कशन ऑन द एडजॉर्नमेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। 2.5 घंटे से ज्यादा
इस पे चर्चा नहीं कर सकते। क्राइटेरिया फॉर एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, इट मस्ट डील विद अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये एडजॉर्नमेंट मोशन अगर 50 मेंबर्स ने लिख के दे दिया तो ये एडमिसिबल तभी होगा जब स्पीकर को ये लगे कि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, ये इट मस्ट बी ऑन अ स्पेसिफिक मैटर, ये किसी स्पेसिफिक मैटर पे होना चाहिए। इट शुड इन्वॉल्व द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उसके अंदर सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को ठहराना पड़ेगा। इट शुड रेज द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, ये प्रिविलेज का क्वेश्चन रेज करना, इट शुड नॉट रेज द प्रिविलेज क्वेश्चन, प्रिविलेज का कोई क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट रेज द सब जुडिस मैटर, कोई अगर मामला पेंडिंग है उसके अंदर नहीं। और लोकसभा के केस में 50 मेंबर कम से कम इसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है।